हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आपको चाहे वो किसी भी वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, अपर क्लास में हों या फिर कंपटीशन का तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों, उनके लिए प्रत्येक 2 दिन 3 दिन पर हम एक ऐसा वीडियो को अपलोड करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में एकदम बिल्कुल रूप में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहें या फिर सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहें वो पूरी तरह से आपसे हैंडल हो जाए। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पहले देखकर समझ लें और उसके बाद कॉपी पर उतारेंगे। और यदि हमारे चैनल पर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट भी ज़रूर करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि नया नया वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन निश्चित रूप से सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे अब जो अगला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे उसका नाम है समास। देखिए, वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाता इसलिए हमने क्या किया कि पहले कुछ हम लिख दिए हैं ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद हम लिख कर बताएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखेंगे, आज का जो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे उसका नाम है समास। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्टकट, है ना। तो समास किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पद न बोल के आप शब्द भी बोल सकते हैं, कि जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तब उसे समास कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तब उसे समास कहते हैं। देखिए, यही है परिभाषा लिखा हुआ। अब देखिए, जैसे अगर बोलते हैं गंगा का जल, तो मित्रों यहाँ पर एक पद या एक शब्द कौन है? गंगा है, और इधर एक पद है जल, और ये दोनों बीच में क्या है? विभक्ति चिन्ह लगा हुआ का, जो कि आप लोग कारक पढ़े थे, तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का। तो देखिए, दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, यानी पहले ये अलग अलग पद लिखा हुआ है, गंगा और जल अलग अलग है, बीच में इसको डिवाइड कर रहा है का, लेकिन अब दोनों को जब मिला दिए तो सिर्फ लिखा गया गंगा जल। तो देखिए, का कुछ हो गया, का गायब हो गया, यही समास है। अब देखिए, रसोई के लिए घर है, तो रसोई के लिए घर है तो एक पद है रसोई और एक पद है घर, और आपको पता होगा कि संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए, है ना। तो देखिए, जब ये दोनों को मिला देते हैं तो बन गया रसोई घर। तो देखिए, यहाँ के लिए क्या हो गया? गायब हो गया। तो आपको यही समझना है कि यही समास है कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तब उसे समास कहते हैं। अब देखिए जरा, कुछ और अभी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, कि समास में दो पद होते हैं। देखिए, समास में दो पद होते हैं। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद। ऐसे भी आप लोग बाबू याद रखोगे कि पूर्व पद, पूर्व मीन्स याद रखना है पहले, पूर्व मीन्स याद रखना है पहले, पद मीन्स पद, यानी जो पहले वाला पद रहेगा उसको बोलते हैं पूर्व पद, और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद, यानी अंतिम पद को, लास्ट वाले पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद कहा जाता है। अब देखिए, इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसको कहते हैं समस्त पद, यानी पूर्व पद यानी आगे वाला और पीछे वाला दोनों को मिला करके जो बनता है शब्द उसको क्या बोलते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे देखिए, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी बराबर हो गया हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी बराबर हो गया हथकड़ी। तो इसमें देखिए, पूर्व पद यानी पहले वाला पद कौन है? हाथ है, मतलब हाथ है, और अंतिम वाला पद क्या है? तो कड़ी है। तो यानी जो हथकड़ी हो गया इसको क्या बोलेंगे? समस्त पद कहेंगे। अब देखिए, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसको सीधा सीधा हम बोलेंगे राजपुत्र, है ना। तो देखिए, पहला जो हो गया पूर्व पद वो राज हो गया, और अंतिम वाला पद हो गया पुत्र हो गया, तो ये हो गया उत्तर पद बोलते हैं लास्ट वाले को। इसको आगे ध्यान देंगे। देखिए,
नोट में ये भी आपको याद रखना है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। देखिए, समास में पदों को उचित चिन्ह के अनुसार अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। देखिए फिर से, समास में पदों को कहे का मतलब हो गया कि या तो पूर्व पद यानी शुरू वाला, या फिर उत्तर पद यानी लास्ट वाला। यानी समास में पदों को उचित चिन्ह के अनुसार, यानी जो सिंबल लगेगा, जो साइन लगेगा, उसके अनुसार अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे आप सोचिए कि लिखा हुआ है गंगा जल, तो यदि आप बोलोगे गंगा जल, तो गंगा के लिए जल थोड़े बोलाता है, गंगा में जल भी नहीं बोलाता है। गंगा जल के मतलब हो गया उचित चिन्ह, मतलब उचित सिंबल होना चाहिए। तो देखिए बोलेंगे गंगा का जल, तो देखिए ये था समस्त पद, और समस्त पद को जो है उचित चिन्ह के द्वारा हम क्या कर दिए, अलग कर दिए, यानी क यहाँ पर उचित चिन्ह हो गया, तो ये कहलाता है समास विग्रह। अब देखिए पढ़ना है कि समास के निम्नलिखित भेद हैं। समास के भेद के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि समास के कौन कौन से भेद हैं। तो निम्नलिखित भेद हैं। देखिए पहला है अव्ययी भाव समास। तो याद रखोगे बच्चों कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, पहले समझ ले। तो देखिए याद रखेंगे, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, सब एक ही हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। अब सवाल ये उठता है कि अव्यय किसको कहते हैं। तो अव्यय वे शब्द हैं जिनका रूप, वचन, लिंग और कारक के अनुसार कभी नहीं बदलता है, उसे अव्यय कहते हैं। वो प्रत्येक रूप में वैसे ही रह जाता है, उसके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास लिखा हुआ है। देखिए, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यथाशक्ति, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है यथाशक्ति, तो इसमें पहला पद जो यथा है ना, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति भर, तो पहला पद प्रधान है। और ऐसे भी आप सोचिए कि जो शुरू में है यथा, वो बल्कि कोई लिंग में आप चल जाइए, चाहे कोई कारक में चले जाइए, चाहे कोई क्रिया के रूप में चल जाइए, यथा का यथा ही लिखाता है। तो यथाशक्ति जो हो गया वो अव्ययी भाव समास है। फिर देखिए प्रतिदिन, दिन तो होता है लेकिन अगर उसमें लगा दिए प्रति, तो प्रति लगा दिए तो ये प्रतिदिन बन गया, तो ये प्रतिदिन हो गया अव्ययी भाव समास। फिर देखिए प्रतिवर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष, ये भी आपका अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अब देखिए फिर लिखा हुआ है रातों रात, रातों रात मतलब एकदम एक ही रात में। देखिए फिर दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो जिस समास का अंतिम पद, जिस समास का अंतिम पद यानी कह सकते हैं आप कि दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, तो इसमें लास्ट वाला पद के प्रधानता है, जल के प्रधानता है। फिर आपका देखिए देशभक्ति है तो पिछला पद के प्रधानता है। रसोई घर में पिछले पद की प्रधानता है। तो जिस समास में पिछले पद की प्रधानता होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बच्चों डिटेल में पढ़ना है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है और आप लोग के मैट्रिक इंटर बोर्ड के परीक्षाओं में भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन किस समास का उदाहरण है। तो नहीं बन पाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ऐसे आप लोगों को कारक पता होगा कि कारक के 8 भेद होते हैं। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक, यानी दोनों को छोड़ करके बीच वाला जो बच गया वो सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जैसे देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला लिखा हुआ है कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा लिखा हुआ है करण तत्पुरुष समास। फिर तीसरा आपका जा करके हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर आपका जा करके हो गया अपादान तत्पुरुष समास। फिर आपका जा करके हो गया संबंध तत्पुरुष समास। फिर लास्ट में आपका हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे कारक में है तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जो बच गया वो सभी को करना है, वो सभी को आपको लेकर के आ जाना है इसी में तत्पुरुष समास के उदाहरण में उसका भेद के रूप में लाना है। अब आपको ये जानना है कि ये सब कारक को हम पहचानेंगे कैसे। जैसे देखिए पहला कारक कौन है,
पहला है कर्म तत्पुरुष समास, यानी इसको हम कैसे पहचानेंगे, कर्म तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे हम, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी पहचान जरूरी है। तो देखिए कर्म तत्पुरुष समास देकर के आप लोग डैश देंगे, कर्म तत्पुरुष समास देकर के डैश देंगे, पहले समझ लेंगे। देखिए जिस समास या जो समास कर्म कारक से जुड़ा हुआ हो, जो समास कर्म कारक से जुड़ा हुआ हो उसे, या ऐसे भी कह सकते हैं, दो तीन ढंग से बताते हैं, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस समास का दोनों पद, सुन ले जाइए, जिस समास का दोनों पद कर्म कारक से जुड़ा हुआ हो, सबसे अच्छा यही है। जिस समास का दोनों पद, दोनों माने हो गया आगे वाला भी और पीछे वाला भी, तो जिस समास का दोनों पद जो है कर्म कारक से जुड़ा हुआ हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। और आपको याद रखना है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को शून्य, है ना। तो यदि हम बोलेंगे कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण, तो बोलेंगे देखिए कर्म तत्पुरुष के हो जाएगा रथ चालक, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गया रथ चालक। अब इसको डैश देकर के आप लोग लिख सकते हैं कि देखिए रथ चालक के मतलब क्या हो गया, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। तो देखिए बीच में बोला रहा है को, बीच में बोला रहा है को, तो इसका मतलब ये जो को है, को बोला रहा है, वो किसका विभक्ति चिन्ह है, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। यही आपको याद रखना है कि जिस समास का दोनों पद जो है, दोनों पद जो रहेगा वो क्या हो, कर्म कारक से जुड़ा हुआ हो। फिर और देखिए इसका उदाहरण कर्म तत्पुरुष के माखन चोर। अब बोलते हैं अगर हम माखन चोर, तो डैश देकर के आप क्या समझेंगे, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। तो देखिए बीच में को बुला रहा है, माखन को चुराने वाला, तो को किसका विभक्ति चिन्ह हो गया, कर्म कारक का। इसलिए कर्म तत्पुरुष जहां भी अगर मिल जाए आपको कि माखन चोर किसका उदाहरण है, तो द बेस्ट आंसर हो गया कर्म तत्पुरुष समास का। और यदि कर्म तत्पुरुष समास ऑप्शन में ना रहे, खाली अगर रहेगा तत्पुरुष समास, तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीचे में आप लोग स्टार मार के याद रखेंगे, बी में लिखा हुआ करण तत्पुरुष समास। अब क्या किस चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, तो करण तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस समास का दोनों पद करण कारक से जुड़ा हो, याद रखेंगे, सब का वैसे ही है। देखिए जिस समास का दोनों पद करण कारक से जुड़ा हुआ हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर देखिए जिस समास का दोनों पद संप्रदान कारक से जुड़ा हुआ हो उसको कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। और जिस समास का दोनों पद अपादान कारक से जुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं अपादान तत्पुरुष समास। और जिस समास का दोनों पद संबंध कारक से जुड़ा हुआ हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और जिस समास का दोनों पद अधिकरण कारक से जुड़ा हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए एकदम तुरंत याद हो गया। तो करण तत्पुरुष समास देकर डैश दीजिए, लिख लीजिए कि जिस समास का दोनों पद करण कारक से जुड़ा हो, जिस समास का दोनों पद करण कारक से जुड़ा हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं, करण तत्पुरुष समास कहते हैं। उसी में लिख लेंगे कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। एग्जाम्पल लिखने के लिए मिटार दिए हैं। अब देखिए अगर बोलेंगे करण तत्पुरुष समास के उदाहरण, तो हो जाएगा धनहीन। क्या हो जाएगा, धनहीन। अब हिंदी करके आप देखिए कि धनहीन कहते हैं किसको, तो जो धन से हीन हो। देखिए धन से हीन। अब देखिए बीच में क्या बुला रहा है, बीच में बुला रहा है से, तो आप लोगों को पता है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। इसका मतलब धनहीन जो हो गया वो किस कारक का उदाहरण है, तो करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। फिर और उदाहरण देखिए, मन चाहा,
तो आप इसको भी विग्रह करोगे तो आएगा, देखिए मन से चाहा, मन से चाहा। तो देखिए बीच में से बोला गया, तो इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया? करण तत्पुरुष समास का। अब अगला की ओर बढ़ेंगे, लिखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें भी डैश दे करके लिखेंगे कि जिस समास का दोनों पद संप्रदान कारक से जुड़ा हो, जिस समास का दोनों पद संप्रदान कारक से जुड़ा हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर पूर्ण विराम देकर के लिखेंगे संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है, को दान देने वाला रहता है। अगला देखेंगे उदाहरण, देखिए विद्यालय, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण दे रहे हैं। देखिए विद्यालय, अब इसका विग्रह करके बाबू देखो कि विद्यालय का क्या होगा। तो देखिए विद्या के लिए, विद्या के लिए औलय, विद्या के लिए औलय। तो देखिए बीच में क्या बुलाया? के लिए बोला गया। तो के लिए किसका होता है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। इसलिए ये जो विद्यालय है तत्पुरुष समास का तो उदाहरण है, ये है, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका विग्रह करने के बाद बीच में कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह निकल रहा है? के लिए निकल रहा है, जो कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। आगे देखेंगे रसोई घर। देखिए अब तो आप अपने भी विग्रह कर सकते हो, लिखा हुआ है रसोई घर, इसका मतलब हो गया देखिए रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसमें भी देखिए बीच में विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए है लगा हुआ, तो समझ जाएंगे संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। फिर अगला याद रखेंगे, अगला लिखिए अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, तो देखिए याद रखना है जिस समास का दोनों पद, एक याद करोगे तो आगे वाला अपने याद हो जाएगा। जिस समास का दोनों पद आपादान कारक से जुड़ा हो, जिस समास का दोनों पद आपादान कारक से जुड़ा हो उसे आपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन आपादान का जो विभक्ति चिन्ह से होता है वह दो चीज़ के बीच में दूरी को बताता है, जुदाई को बताता है, अलगाव को बताता है। तो यही लिखना है, इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। जैसे देखिए कामचोर, देखिए कामचोर के मतलब क्या हो गया? इसको विग्रह करके देखिए काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। जी चुराने वाला के मतलब ये हो गया बाबू कि काम देख करके दूर भागना। जी चुराने वाला का मतलब हो गया यानी काम से दूर भागने वाला। तो यहाँ पर जो से बता रहा है वो जुदाई का बता रहा है। फिर देखिए रोग मुक्त, बोलेंगे रोग मुक्त, इसका विग्रह क्या लिखेंगे? तो देखिए रोग से मुक्त। अब देखिए इस से कैसे पकड़ेंगे कि से अपदान से है। तो देखनिए कोई व्यक्ति रोग मुक्त हो गया, मतलब रोग से उसका पीछा छूट गया, यानी रोग से वो जुदा हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि रोग मुक्त जो है तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही ये अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए उसके बाद आप लोग बढ़िए संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास देके डैश देंगे। देखिए जिस समास का दोनों पद संबंध कारक से जुड़ा हो, जिस समास का दोनों पद संबंध कारक से जुड़ा हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह कौके की होता है। पिछला वीडियो में मैंने कारक का सेट किया था, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो कौके की होता है। तो संबंध तत्पुरुष समास आप लोगों को आ गया होगा। फिर देखिए कैसे इसका उदाहरण जानेंगे। तो देखिए गंगा जल,
गंगा जल। इसका यदि आप विग्रह करोगे तो आएगा, देखिए, गंगा का जल। इसका विग्रह करने पर क्या आएगा बाबू? गंगा का जल आएगा। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में क्या बुला रहा है? का। तो आपको पता है कि संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है कौके की, तो यहाँ पर का लगा हुआ है। इसका मतलब ही तत्पुरुष समास का तो उदाहरण है ये है, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो संबंध तत्पुरुष समास है उसका एग्जाम्पल हो गया गंगा का जल। उसी प्रकार से हो सकता है, देखिए, राजपुत्र, आप अपने भी लिख सकते हैं। देखिए, राजा का पुत्र, इसमें भी का बुला रहा है। अब देखिए, मूर्ति पूजा, सब उदाहरण है संबंध तत्पुरुष के। देखिए, मूर्ति पूजा, इसका मतलब हो गया मूर्ति की पूजा। मूर्ति की पूजाओं का मूर्ति में पूजा होता है, मूर्ति से पूजा नहीं, मूर्ति की पूजा। तो कौके की जखनिए बीच में बुला रहा है तो आपको समझना है कि संबंध तत्पुरुष समास का यह एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए, बढ़ेंगे अगला की ओर, अधिकरण। देखिए, लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो याद आपको रखना है कि जिस समास का दोनों पद अधिकरण कारक से जुड़ा हो, जिस समास का दोनों पद अधिकरण कारक से जुड़ा हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में पर। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में पर होता है। देखिए, हम आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं में पर वाला। देखिए, जैसे अगर बोलेंगे सिर दर्द, सिर दर्द, अब बताइए, आप खुद बताइए, सिर को दर्द अच्छा लग रहा है सुनने में? सिर से दर्द सुनने में अच्छा लग रहा है? सिर से दर्द अच्छा लग रहा है सुनने में, सिर के लिए दर्द अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए, सिर दर्द को अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सिर में दर्द। देखिए, सिर में दर्द। तो देखिए, दोनों पद के बीच में कौन सी विभक्ति लगा हुआ है? में। तो जखनिए में लगा हुआ है तो में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यह सिर दर्द जो है अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। उसके बाद देखिए, दानवीर। देखिए, दानवीर, तो दानवीर किसको कहते हैं? जो दान में वीर हो, है ना, जो दान में वीर हो। तो देखिए, लिख दिए दान में वीर। तो देखिए, इसमें भी विभक्ति चिन्ह कौची है? में है। तो ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। यानी ये जो 6 था वो तत्पुरुष समास का ये भेद था। अब अगला की ओर बढ़ेंगे आप लोग। देखिए, 2 हो गया। अगला बढ़ेंगे द्वंद्व समास। तीसरा देखिए है द्वंद्व समास। तो आप याद रखोगे कि अव्ययी भाव में कब बताए कि पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में अंतिम वाला पद प्रधान होता है। और इसमें द्वंद्व में याद रखना है, द्वंद्व के मतलब हो गया दोनों, यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो। या आप कह सकते हो कि जिस समास का प्रथम पद भी प्रधान हो और अंतिम पद भी प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों में जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं कि जिस समास का प्रथम और अंतिम पद दोनों प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, बोलेंगे हम माता पिता। देखिए, बोलेंगे माता पिता तो इसमें दोनों का प्रधानता बता रहा है। जैसे अगर बोलेंगे कि मेरे माता पिता आ रहे हैं, तब बताइए मेरे माता पिता आ रहे हैं, तो कौन आ रहे हैं? माता आ रहे हैं या पिता आ रहे हैं? तो इससे पता चल रहा है कि ना दोनों आ रहे हैं कि, तो इसलिए माता पिता कौन समास का उदाहरण हो गया? द्वंद्व समास का। इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं, देखिए भाई बहन। उसके बाद बोल सकते हैं, देखिए दाल भात, दाल भात हो गया। बोलेंगे उसी प्रकार से रहन सहन, रहन सहन। देखिए, द्वंद्व समास का ये भी एक ट्रिक है कि बीच में ये हाइफन लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाना है लोटा डोरी, गाय बैल, कृष्ण अर्जुन, है ना। तो ऐसा अगर लिखा रहेगा तो समझ जाना है आपको कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो हम अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए है 4 नंबर में पढ़ना है आपको बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि
समास। तो अभी आप लोगों ने द्वंद्व समास में जाना कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, और बहुब्रीहि में याद रखना है कि जिस समास के दिए हुए दोनों पद में कोई प्रधान ना हो, यानी ना आगे वाला प्रधान हो और ना पीछे वाला प्रधान हो। याद रखना है, फिर से सुनिए, जिस समास के दिए हुए पद में से कोई भी प्रधान ना हो बल्कि बाहर से किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिस समास के दिए हुए पद में कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि बाहर से किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, बोलते हैं हम दस आनन, तो देखिए इसमें दो पद है, दस है और आनन है, तो यानी न दस के विशेषता रहेगा प्रधानता और न आनन के प्रधानता रहेगा। यानी हम बोलेंगे, देखिए दस है आनन, दस है आनन जिसका, दस है आनन जिसका, यानी उसको क्या कहते हैं? तो देखिए दस आनन यानी क्या है? इसका नाम है रावण। यदि हम बोलेंगे, देखो लंबोदर, लंबोदर, तो लंबोदर किसको कहते हैं? तो जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर मीन्स पेट होता है, जिसका उदर लंबा हो, यानी किनका उदर लंबा होता है? तो गणेश जी का, ये नाम है ना, तो गणेश का होता है। तो ये हो गया आपका उदाहरण। ऐसे भी एक ट्रिक बता देते हैं आपको, यदि पढ़ने के बाद यदि ये लगे कि ये तो किसी का पर्यायवाची शब्द है, तो समझ जाइएगा कि वो बहुब्रीहि समास है। जैसे एज फॉर एग्जांपल में और हम एक दूगो बता देते हैं। जैसे अगर बोलेंगे बिना पानी, कि बिना पानी कौन समास है, तो समझ जाइए आप अपने कि सरस्वती माता को बिना पानी बोला जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये बिना पानी जो होगा वो कहलाएगा बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी, तो चक्रपाणी भी जो है, चक्रपाणी भी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। जिसके हाथ में चक्र हो और जिसके हाथ में बीना हो, तो ये सब जो है नाम है। तो किसी का पर्यायवाची शब्द अगर मिल जाए तो समझ जाइए कि वो बहुब्रीहि समास है। अब अगला समास की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, फिर बढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समास भी है और बिल्कुल इजी भी है। देखिए जिस समास के प्रथम पद से संख्या, इट मीन्स नंबर, जिस समास के प्रथम पद से संख्या यानी नंबर का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अगर बोलेंगे त्रिभुज, अगर हम बोलते हैं त्रिभुज, इसका मतलब हो गया, इसका विग्रह करेंगे तो देखिए तीन भुजाओं वाला क्षेत्र, तीन भुजाओं वाला क्षेत्र, तो त्रिभुज हो गया। तो देखिए इसका पहला पद कौन है? त्रि है। तो त्रि मीन्स क्या होता है? तीन, संख्या है। तीन क्या है? संख्या है। इसलिए त्रिभुज जो है किसका उदाहरण हो गया? द्विगु समास का। और देख लीजिए, देखिए चतुर्भुज भी हो सकता है। अब देखिए लिखा हुआ है चौराहा, चौराहा, देखिए यानी चार राहों का सम्मेलन, चार राहों का मिलन, तो चौराहा। तो देखिए पहला पद जो है चौ बोला रहा है, तो चौ से संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्विगु समास का उदाहरण है। और भी उदाहरण सोच सकते हैं। देखिए पंचवटी, यानी पांच वाटिकाओं का समूह है, तो पंच मीन्स क्या होता है? पांच होता है। तो संख्या का बोध कराएगा बाबू, तो समझ जाना है, किसी में भी संख्या अगर लगा रहेगा शुरू में, तो समझ जाना है कि ये किस समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण है। बढ़ेंगे अब अगला समास की ओर। द्विगु के बाद आप लोग को याद रखना है कर्मधारय। द्विगु के बाद याद रखना है आप लोगों को कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास किसको कहते हैं? तो जिस समास का प्रथम पद विशेषण विशेष या उपमा उपमेय हो,
जिस समास का प्रथम पद विशेषण विशेष से या उपमा उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विशेषण विशेष और उपमा उपमेय के मतलब क्या होता है भाई? तो विशेषण का मतलब विशेषण विशेष का मतलब हो गया विशेषता बतलाने वाला, मतलब एडजेक्टिव। पहला पद के पढ़ने के बाद लगे कि कोई चीज़ की विशेषता बता रहा है। फिर उपमा उपमेय, उपमा का मतलब होता है तुलना देने वाला, है ना। तो देखिए जैसे अगर हम बोलेंगे नीलगाय, देखिए नीलगाय, अब सोचिए आप अपने कि गाय तो है लेकिन ये जो पहला पद है वो नील बता रहा है, यानी नीला, है ना, नीला है गाय। तो देखिए आगे वाला पद जो है विशेषण विशेष मतलब विशेषता बता रहा है कि गाय कैसा है, तो नीला कलर को बता रहा है। तो ये विशेषण विशेष का उदाहरण हो गया, इसका मतलब है ये कर्मधारय समास है। उसके बाद अगर बोलेंगे चंद्रमुखी, देखिए बोलेंगे अगर चंद्रमुखी यानी मुख तो है, यानी जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। तो देखिए आगे में ये जो चंद्र है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को बोलते हैं कि भाई मुंह लग रहा है चंद्रमा के जैसा, तो सही में मुंहवा में चांद रहबे करथिन। यहाँ पर चंद्रमा का उपमा दिया जा रहा है, यहाँ पर चंद्रमा का क्या दिया जा रहा है? उपमा दिया जा रहा है। इसलिए ये चंद्रमुखी भी किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब लास्ट समास की ओर आप लोग बढ़ेंगे। देखिए लास्ट समास की ओर आप लोग बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है नए समास, लिखा हुआ है नए समास। तो देखिए नए समास किसको कहते हैं? बिल्कुल आसान है। देखिए ना जखनिए लिखा हुआ है तो जिस समास से ना का बोध हो, जिस समास से ना का बोध हो उसे नए समास कहते हैं। जिस समास से ना का बोध हो उसे नए समास कहते हैं। जैसे देखिए अगर बोलेंगे अनंत, बोलेंगे अनंत, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ना अंत, ना अंत। तो देखिए आगे में कुछ बोला रहा है, ना बोला रहा है, तो जिस समास से ना का बोध हो समझ जाइए कि वो कौन समास है? नए समास है। फिर देखिए बोलेंगे अधर्म, अधर्म यानी अधर्म को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना धर्म। तो यानी पहला पद से ना का बोध हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कौन सा समास है? नए समास है। और उसी आप लोग बोल सकते हैं अविश्वासी, अविश्वासी को तोड़ेंगे तो हो जाएगा ना विश्वासी, हो गया। इसी प्रकार से यानी अगर बोलेंगे अशिक्षित, अशिक्षित इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ना शिक्षित, यानी जिससे के प्रथम पद से ना का बोध हो, ना का बोध होगा तो समझिए ये वो कौन समास है? समझिए कि वो दिया हुआ है। अब देखिए समास के हमने आप लोगों को इस प्रकार से 7 भेद बताया है मुख्य रूप से, है ना। तो समास के कुल मिलाकर के आप लोगों ने बच्चों 7 भेद पढ़ा। अब इसका देखिए ट्रिक क्या होता है याद करने का। देखिए ट्रिक बता रहे हैं ताकि समास का भेद आपको एकदम कंप्लीट हो जाए। तो देखिए समास के भेदों को, समास के भेदों को याद रखने का ट्रिक, याद रखने का ट्रिक, देखिए क्या है ट्रिक, है ना। तो देखिए चैनल के साथ बने रहिए, ऐसा ही ट्रिक जो है आपको काम आएगा। लेकिन ये आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, बल्कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, तो ये ट्रिक एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ट्रिक तो आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए याद रखना है ट्रिक, अब तक 2 दिन, याद रखना है ट्रिक कि अब तक 2 दिन। तो अब तक 2 दिन में देखिए पहला अक्षर क्या है? आ, तो आ से याद रखिए अव्ययी भाव समास। फिर देखिए बा है लिखा हुआ, बा से हो गया बहुब्रीहि समास। फिर हो गया ता हो गया, तो ता से हो गया तत्पुरुष समास। फिर देखिए है का हो गया, का से हो गया कर्मधारय समास। और उसके बाद देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 है ना, तो उससे आप मान सकते हैं या तो द्वंद्व समास मानिए, हाँ दोनों पद प्रधान होता है, तो 2 से हो गया देखिए द्वंद्व समास समझना है। और उसके बाद देखिए दी लिखा हुआ है, तो दी से समझना है द्विगु समास, और ना से समझना है नए समास। फिर से बता देता हूँ ये ट्रिक को, अब तक 2 दिन सिर्फ याद रखना है, अब तक 2 दिन, तो समास का सब भेद कंप्लीट हो गया। आ से हो गया अव्ययी भाव समास, बा से हो गया बहुब्रीहि समास, ता से हो गया तत्पुरुष समास, का से हो गया कर्मधारय समास, 2 से हो गया द्वंद्व समास, दी से हो गया